बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 के लास्ट टाइम जो इंटरनल बॉडी थी ये जो टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज और कुछ रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 64 ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर 64। पहले हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके रिव्यू क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला एमसीक्यूज है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है इसके एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं होती। तो बेटा इसके चार ऑप्शंस हैं। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट्स स्पीड, स्पीड भी चेंज हो जाती है। और डी ऑप्शन है वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो बेटा जो इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होती। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉरी, अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। वो कह रहा है कि एक जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और वो क्या करता है, वो एक इमेज बनाता है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा आप इसके अंदर ये हमारा एमसीक्यू नंबर 2, इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो बेटा जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि -15 सेंटीमीटर। तो यानी कि -15 सेंटीमीटर पर वो जाकर अपनी इमेज ऑब्जेक्ट लाई कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड एमसीक्यूज, बेटा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पर प्लेस किया गया है। द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज लोकेटेड, तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर लोकेट करेगी। तो बेटा इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। और बी ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी ऑप्शन इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। डी ऑप्शन इज फोकल पॉइंट। बेटा इसका जो बी ऑप्शन है वो है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका राइट आंसर है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इमेज फॉर्म होगी। बेटा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो 14 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के सामने है, यानी कि कन्वेक्स मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपस में कितना है 14 सेंटीमीटर। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मिरर। वो कह रहा है जो इमेज है वो कहाँ पर है, बियॉन्ड द मिरर, कितने डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। बट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बेटा आप ही इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला। तो एमसीक्यू नंबर 4, इसमें बेटा अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है -9.9, यानी कि इसका अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी, -9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे या यहाँ पर देखिए बेटा, अब आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना था कि फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखो उन्होंने आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। तो आप बेटा इमेज बियॉन्ड द मिरर बन रही है स्टेटमेंट के मुताबिक, तो इमेज
इमेज को आप किस वैल्यू लेंगे -5.8, ठीक है। इमेज को आप इसमें लेंगे -5.8 क्योंकि ये बियॉन्ड द मिरर बन रही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो आपको उसने गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो जब से हम वैल्यूज पुट करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा -9.9 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 5, वो कह रहा है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। ये आपने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था n = c और v। c क्या थी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या थी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो बेटा ये किस पे डिपेंड करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के। तो सिंपल से एमसीक्यू है 5 का बी ऑप्शन। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6, तो बेटा एमसीक्यू नंबर 6 है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। एक कन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज पर जो स्क्रीन है उस पर इमेज कौन सी बनेगी। तो बेटा इसका पहला ऑप्शन है इन्वर्टेड एंड रियल, ये नहीं बन सकती। बी ऑप्शन इन्वर्टेड एंड विर्चुअल, ये भी नहीं है। जिसके बेटा डी ऑप्शन है अपराइट एंड विर्चुअल, ये इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन अपराइट एंड विर्चुअल, बेटा ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में देखें वो कह रहा है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ आई इफ इट व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है अगर ह्यूमन आई जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसकी जो इमेज की नेचर होगी वो क्या होगी। तो इसका बेटा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बेटा ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा इज। वो कह रहा है कि जब कैमरा से इमेज हम हासिल करते हैं उसकी नेचर क्या होती है। तो बेटा उसकी नेचर है, उसने ऑप्शन पहला दिया हुआ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, विर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड, सी ऑप्शन विर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर ए है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये इसका राइट आंसर है। कैमरा से कौन सी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो बेटा इस अब तक जो हमने एमसीक्यू किए हैं इसी में कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में और एमसीक्यू उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, if a ray of light in a glass is incident on a surface at a right angle greater than the critical angle, the light will। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्ट ओनली। ये जो कंफ्यूजन होना इसके अंदर रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट के अंदर फ़र्क होता है, ठीक है। और उसके बाद है पार्शली रिफ्लेक्ट, पार्शली रिफ्लेक्ट और डिफ्रेक्ट ओनली। तो बेटा आपको पता है जब क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो रे जो है वो इंटायरली बेंड हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका, बी रिफ्लेक्ट ओनली। बेटा जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है इसका आंसर क्या है, बी रिफ्लेक्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10।
the critical angle for a beam of light passes from water into air is 48 degrees. This means that the light rays with the angle of incidence greater than this angle will be. अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक लाइट बीम है वो वाटर के अंदर से पास हुई है और उसका जो एंगल बनाया है वो 48.8 डिग्रीज। अब वो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रेज हैं उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये जो एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के, मैं दोबारा से रिपीट करूँ। फर्स्ट का सी ऑप्शन है, सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का सी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी और 10 का बी। ठीक है बेटा, तो ये तो इसके थे एमसीक्यूज। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिव्यू क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जी बेटा, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 12.1। अब वो कह रहा है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है। ड्रा द डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। अब वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और आप ये प्रोसेस को डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करें। तो बेटा इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लें। इसका आंसर पेज नंबर 37 पर लिखा हुआ है। ये मैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पर इस टॉपिक को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। पेज नंबर 37, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अगर हम करें तो इसमें क्या होता है कि एक लाइट होती है इंसिडेंट लाइट, एंड इंसिडेंट लाइट जब बेटा फॉल करती है किसी भी सरफेस पे, ये डेफिनेशन बुक में लिखी है, वहां से कर सकते हैं। व्हेन द इंसिडेंट लाइट फॉल ऑन सरफेस इट बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम। जहां से वो रे आई थी उसी में वो क्या चल जाएगी बेटा, वापस चली जाएगी इन द फर्स्ट मीडियम। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया था। तो इसके बाद हमने इसको डायग्राम की मदद से भी डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस है, तो इसकी जो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर अगर एक रे आती है, ये है इंसिडेंट रे, पहुँच रहे बेटा इंसिडेंट रे, टकराने के बाद ये इस सरफेस से इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल का जो एंगल है वो प्लेन सरफेस पे 90 डिग्री इसका होता है। ठीक है, तो बेटा प्लेन नॉर्मल रे के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो नॉर्मल रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रही है इसको नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, प्लेन सरफेस। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ से आई है, टकराने के बाद इस मीडियम के अंदर नहीं बल्कि उसी तरफ रिफ्लेक्ट होगी है, ये सारा एक ही मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम हमारे पास एयर है और दूसरा मीडियम की सरफेस है। एक रे आई टकराने के बाद अपने एयर में वापस रही है, एयर से इसके अंदर मर्ज नहीं हुई सरफेस के अंदर। ठीक है, सपोज ये हमारे पास सरफेस है, तो ये रे इसके अंदर नहीं गई बल्कि ऊपर से ही रिफ्लेक्ट बैक होके अपने मीडियम में वापस चली गई है। बेटा इस किस्म के हम प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सारा प्रोसेस आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी करेंगे कि हमें डेफिनेशन करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की,
ब्लू बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आप डायग्राम बना के आपके बताएंगे कि इसमें इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है और नॉर्मल रे कौन सी है। ठीक है, ये प्रोसेस सारा आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके जो अगर आप करना चाहें तो ये देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ इसमें आप जनरल डिस्कस कर सकते हैं। और ये आपकी डेफिनेशन होगी और ये डायग्राम। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.2। ये सारे टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए हैं, बस हम इसको ओवरव्यू करें कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.2। जो बेटा 12.2 क्वेश्चन वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म यूज इन रिफ्लेक्शन। वो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के अंदर ये तीनों रेज यूज की गई हैं, उनको आप डिस्कस करें। फर्स्ट है बेटा नॉर्मल। हम यूज करते आ रहे हैं कि एक सरफेस, अगर मैं डायग्राम आपको बना दूंगा तो ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे है। ठीक है, ये जनरल आप समझाने के लिए। तो आप देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आप लिखेंगे सच अ रे which makes या which is perpendicular to the surface of plane, जो कि प्लेन की सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। इसको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मल रे का नाम देंगे कि एक ऐसी रे जो कि इस ये देखिए हमारे पास ये मीडियम है, रिफ्लेक्टिव मीडियम, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मल रे का नाम देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है बी सेकंड, इसे मैं रेज करके तो दोबारा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारे ही 12.2 के ही पार्ट हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल रे के साथ, उसे क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लीजिए, व्हेन द इंसिडेंट रे strike with the medium and it makes an angle with normal ray, such angle is called angle of इंसिडेंस। के अगर हमारे पास एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे को मीडियम के साथ टकरा के बेंड हो रही है, तो इसके दौरान देखिए ये रे और ये नॉर्मल रे आपस में यहाँ पर कुछ एंगल बना रही हैं, तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखें बेटा, अब यहाँ देखें, व्हेन ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है आप, व्हेन रे इज
reflected from the surface of medium, ठीक है, सरफेस ऑफ मीडियम से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, the reflected ray makes some angle with the normal ray, ठीक है, वो क्या करेगी, नॉर्मल रे के साथ एंगल बना देगी और इस एंगल को हम क्या मान देंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा आज हमने इस लेक्चर में एमसीक्यूज करने थे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे बुक में आप मिल जाए, लेकिन जो 12.2 है ये आपने कॉपीज पर नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।